हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो किस पे है? माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एक अवयस्क पार्टनर बन सकता है या नहीं। तो सबसे पहले आपका आंसर क्या होगा कि एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। क्या एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता? आप बोलोगे आपने तो लिख रखा है माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ध्यान देना, किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए। तो इन नॉर्मल सेंस की अगर मैं बात करूं तो एक माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अगर रिमेनिंग पार्टनर्स, सारे पार्टनर, कोई एग्जिस्टिंग फर्म है, अगर उसके पार्टनर सारे के सारे एग्री करें कि एक माइनर को पार्टनर बना दिया जाए तो वो पार्टनर बन सकता है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आपको एक आंसर ये भी मिला कि एग्जिस्टिंग फर्म होना जरूरी है। न्यूली फर्म में एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। एक एग्जिस्टिंग फर्म है उसके अंदर वो पार्टनर बन सकता है। कब? जब ऑल पार्टनर्स कंसेंट हो। तो सारे पार्टनर मिलके अगर बनाना चाहे तो एक माइनर को भी पार्टनरशिप में एंट्री दी जा सकती है। अब बात यह आती है कि माइनर पार्टनर बन तो गया, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। तो क्या अगर कोई लॉस हो गया तो माइनर को भी बियर करना पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा नो, कि माइनर की कभी भी कोई पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। वो सिर्फ किसके लिए एंट्री लेगा? ओनली फॉर प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स। सिर्फ किस में लेगा? प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा। अगर कोई लॉस हो गया तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इट मीन्स माइनर की पर्सनल लायबिलिटी पार्टनरशिप में कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती। क्लियर है? तो क्या होगा कि एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है कब? जब सारे पार्टनर्स क्या करें? एग्री करें। तो माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा? प्रॉफिट्स लेगा। क्लियर है? अब बात करेंगे कि अगर एक माइनर को एंट्री दे दी, तो फिर क्या होगा? उसके राइट्स क्या होंगे, उसकी लायबिलिटीज क्या होंगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक माइनर अगर पार्टनरशिप में एंटर कर जाता है तो उसको कौन कौन से राइट्स मिलेंगे? तो सबसे पहला जो राइट्स की मैं बात करूंगा वो सबसे पहला सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं एग्रीड प्रॉफिट के लिए, फॉर डिमांड, ऐसे पूरा अगर मैं लिखूं फॉर डिमांड एग्रीड प्रॉफिट, वो क्या कर सकता है? जिस प्रॉफिट के लिए उसको एंट्री दी गई है। अब पार्टनरशिप है, पार्टनर बना है तो कुछ शेयर के लिए तो आया होगा, 1/4 के लिए आया होगा, 1/3 के लिए आया होगा, 20% के लिए आया होगा। तो सबसे पहले जैसे ही एक माइनर पार्टनर बन जाता है तो उसका पहला राइट क्या है कि वो क्या डिमांड कर सकता है कि भाई जिस प्रॉफिट के लिए आप लोगों ने एग्री किया था वो प्रॉफिट दो मेरे को। क्लियर है? सेकेंड अगर पॉइंट की बात करूं राइट्स की, तो वो आएगा एसेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी। किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ध्यान रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वो क्या कर सकता है? एसेस मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक पहुंच सकता है, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, एग्जामाइन कर सकता है और उनकी कॉपी भी ले सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर क्या हो, अगर सीक्रेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो तो वो एक माइनर नहीं देख सकता। दोबारा ध्यान रखना, माइनर का राइट क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक एसेस पहुंच सकता है, वो उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, वो उनकी कॉपी भी डिमांड कर सकता है। लेकिन अगर कोई सीक्रेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन किए गए हैं तो वो एक माइनर को नहीं दिखाए जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं राइट की बात करूं तो नेक्स्ट जो राइट आएगा वो आएगा शू फॉर अकाउंट। वो क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। किसके लिए? अकाउंट्स के लिए, हिसाब किताब के लिए। लेकिन कब? जब वो फर्म से अपना कनेक्शन कट कर रहा हो। ध्यान देना बात पे कि वो अकाउंट्स के लिए, हिसाब के लिए शू केस फाइल तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक केस में। कब? जब वो फर्म से अपना कनेक्शन हटा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, उस केस में वो क्या कर सकता है? अकाउंट चैलेंज कर सकता है। अदरवाइज उसे जो बताया जाएगा कि तेरा ये प्रॉफिट है उसे वो मानना पड़ेगा। क्लियर है? चलो ठीक है। अब अगर नेक्स्ट अगर मैं इसके राइट की बात करूं तो वो राइट इसके पास आता है ऑप्शन टू इलेक्ट बिकम ए पार्टनर और नॉट, बिकम ए पार्टनर और नॉट। ये पॉइंट क्या हुआ? ध्यान देना, ऑप्शन टू इलेक्ट बिकम ए पार्टनर और नॉट। अब एक माइनर पार्टनर बन तो गया, लेकिन क्या वो फुल फेज में पार्टनर है? क्या वो लॉस बियर करेगा? नहीं, क्योंकि उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। वो सिर्फ किसके लिए है? प्रॉफिट्स के लिए है। लेकिन एक माइनर को जब वो मेजर हो जाता है, जब वो 18 की एज को कंप्लीट कर लेता है, उसको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि बोल भाई अब तू पार्टनर बनना चाहता है या नहीं।
तो उसके पास दो ऑप्शन क्या, ऑप्शन टू इलेक्ट बिकम अ पार्टनर और नॉट, कि भैया तू बता दे तेरे को पार्टनर बनना है या नहीं बनना। क्लियर है? तो ये थे उसके राइट्स कब एक माइनर को अगर एंट्री दे दी जाए तो। अब हम बात करेंगे लायबिलिटीज की, कि अगर एक माइनर को एंट्री दे दी जाए तो उसकी लायबिलिटीज क्या होगी। ठीक है, तो लायबिलिटीज में अगर मैं सबसे पहली लायबिलिटी की बात करूं, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, लायबिलिटीज की। अगर एक माइनर को एंट्री दे दी तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी। सबसे पहली लायबिलिटी अगर मैं बात करूं तो वो आएगा बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। दो तरीके की लायबिलिटी क्रिएट होगी, क्या, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, जब वो मेजर नहीं है, जब वो माइनर है उस टाइम पे उसकी क्या क्या लायबिलिटीज है। तो उसमें सबसे पहली मैं लायबिलिटीज की बात करूंगा तो वो आएगा ओनली एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं। कि हमने क्या पढ़ा कि एक माइनर अगर बन गया पार्टनर तो क्या उसकी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि क्या अगर लॉस हो गया, फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, किसी थर्ड पार्टी ने क्लेम किया, तो क्या पार्टनर, माइनर पार्टनर का कुछ भी हिसाब किताब नहीं होगा। तो ध्यान रखना माइनर लाइबल होगा किस एक्सटेंट तक, ओनली एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। उसका पार्टनरशिप फर्म में जितना हिस्सा पड़ा है वो हिस्सा हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके एक्स्ट्रा अगर पैसा चाहिए तो फिर माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। वो पार्टनरशिप में एंट्री तो ले लेगा लेकिन पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, उसका जो शेयर पड़ा है, जो हिस्सा पड़ा है पार्टनरशिप में, उसे हमेशा रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और उससे रिकवरी ले ली जाएगी। क्लियर है? दूसरी अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो दूसरी मैं कहूं नो पर्सनल लायबिलिटी। क्या, नो पर्सनल लायबिलिटी। अब ये अपन ने अभी डिस्कस किया है कि माइनर की पर्सनल लायबिलिटी कभी नहीं होगी। उसका जो शेयर है उस एक्सटेंट तक उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, लेकिन उसकी पर्सनल लायबिलिटी कभी भी क्रिएट नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नॉट डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। क्या, नॉट डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कि उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जो अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकता। एक माइनर की तो कोई लायबिलिटी नहीं होती, इसीलिए माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का तो कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, अगर पूरी की पूरी फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है, रिमेनिंग पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, तो उस माइनर पार्टनर का शेयर भी, ध्यान दीजिएगा बात पे, उस माइनर पार्टनर का शेयर, उसका हिस्सा भी कहां चला जाएगा, ऑफिशियल रिसीवर। जब कोई भी फर्म, कोई भी बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो एक बंदा कोर्ट डिक्लेयर करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं। तो उस माइनर का शेयर, उसका हिस्सा भी कहां चला जाएगा, उस रिसीवर के पास चला जाएगा, ताकि आउटसाइडर का पेमेंट किया जाए। पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उसका शेयर उस केस में भी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं सेकंड टाइप की लायबिलिटीज की। सेकंड टाइप की कौन सी, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। कौन सा, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, के मेजर होने के बाद उसकी लायबिलिटी कैसी रहेगी, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। कि अब भैया पार्टनर, वो माइनर क्या बन गया, मेजर बन गया, तो उस टाइम पे उसकी लायबिलिटी कैसी होगी। तो इसमें दो ऑप्शन है, व्हेन ही बिकम्स अ पार्टनर। एक माइनर मेजर हुआ पार्टनरशिप में, उसको रिमेनिंग पार्टनर ने कहा, बोल भाई तू क्या चाहता है, तू पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। उसने बोला हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूं। ठीक है जी, बन गया। अब तो वो माइनर नहीं है, अब वो क्या है, मेजर है। तो उस केस में मैं बात करता हूं, यहां वो मेजर हो गया इस पॉइंट पे। तो इससे आगे जिस तरीके से अदर पार्टनर्स लायबल होते हैं, उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इस माइनर की लायबिलिटी भी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। तो सोचने वाली बात भी नहीं है बिल्कुल इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। बात तो ये आती है कि जिस दिन ये एंटर हुआ था, इट मीन जिस दिन ये माइनर था और जिस दिन ये मेजर हो रहा है, इसके बीच के लिए क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ध्यान देना, अगर एक माइनर मेजर होने के बाद ये कहता है कि मैं पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं, तो न सिर्फ वो मेजर हुआ उस दिन से, बल्कि जिस दिन से वो पार्टनरशिप में एंटर हुआ था एज अ माइनर, उसी दिन से उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी। इट मीन्स लायबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिवली होगी, जिस दिन से वो पार्टनर बना था उसी दिन से रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है,
नेक्स्ट मैं बात करता हूं व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू बिकम अ पार्टनर। अब वो क्या कह रहा है, वो इलेक्ट नहीं कर रहा, वो कहता है मेरे को पार्टनर नहीं बनना। तो ठीक है भाई, तो पार्टनर नहीं बना, उसने बोला मैं जा रहा हूं, तो पीछे के जो भी वर्क्स हैं जो माइनॉरिटी में किए गए हैं एज ए माइनर पार्टनर, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा और वो फर्म को क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा। क्लियर है? तो जब एक माइनर एंटर होता है तो आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी से 6 मंथ का टाइम दिया जाता है कि भैया बोल तेरे को पार्टनर बनना है या नहीं। अगर वो कहे कि पार्टनर बनना है तो न सिर्फ मेजोरिटी के बाद वाले टाइम के लिए बल्कि जिस दिन से वो एंटर हुआ था उसी दिन से रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और अगर वो ये कहता है कि मैं पार्टनर नहीं बन रहा तो फ्री है जी, उसकी कोई पीछे की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी और आगे की होने का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो फर्म को छोड़ चुका है। क्लियर है? चलो ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसकी, कि अगर एक माइनर को एंट्री दे दी जाए तो क्या वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं। अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिए सारे। अपन ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए कि उसके राइट्स क्या होंगे, उसकी लायबिलिटी क्या होंगी, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी क्या होगा। तो इसमें अपन ने क्या डिस्कस किया कि अगर वो मेजर बन जाता है तो मेजोरिटी के बाद उसको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि तेरे को पार्टनर बनना है या पार्टनर नहीं बनना। अगर उसको पार्टनर बनना है तो क्या होगा, वो हाँ करेगा तो वो पीछे के वर्क्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और अगर वो ये कहे कि मेरे को पार्टनर नहीं बनना तो उस केस पे आगे उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। क्लियर है? आई होप आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।